नमस्कार। आज हम सूफ़ी कवि अथवा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। निर्गुण मार्ग की एक धारा सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य के नाम से हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को आप्लावित करती रही है। जब हमने भक्तिकालीन साहित्य का वर्गीकरण किया था तो उस वर्गीकरण के अंतर्गत हमने भक्तिकालीन साहित्य को दो भागों में सगुण तथा निर्गुण के रूप में विभक्त किया था। उसी निर्गुण शाखा की संत काव्यधारा अथवा ज्ञान मार्गी शाखा का हम अध्ययन कर चुके हैं या उसकी काव्यगत प्रवृत्तियों को जान चुके हैं। उसी काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा की दूसरी जो शाखा है वह है प्रेम मार्गी अथवा सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। जो कवि या जो मार्ग या जो धारा ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम को मुख्य साधन मानती है वह प्रेम मार्गी अथवा प्रेमाख्यान काव्य परंपरा कहलाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के भाव, भारतीय संस्कृति का व्यापक चित्रण, इसके अतिरिक्त लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, नामकरण विधि, मसनवी शैली, प्रबंध काव्यों की अधिकता, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, विचार तत्व की प्रधानता तथा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, इतिहास एवं कल्पना का समन्वय आदि विशेषताएं हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में सूफ़ी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उसके अंतर्गत जानी थी। अब उसके पश्चात आज हम उसी सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्यों की प्रमुख कवि तथा उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनका अध्ययन करेंगे। सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत सर्वप्रथम जो रचना आती है वह है हंसावली। इसे सूफ़ी परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। असाहित्य द्वारा लिखित इस ग्रंथ में सर्वप्रथम शिव शक्ति एवं सरस्वती की वंदना है। इसको हम मसनवी शैली के अंतर्गत कह सकते हैं। पूर्व जन्म की स्मृति के कारण इसमें नायक का पूर्व जाना या अपने कार्य की प्राप्ति के लिए चले जाना आदि का वर्णन किया गया है और कष्टों को झेलता हुआ किस प्रकार से वह अपने कार्य में सफल होता है इसका वर्णन हंसावली में हमें दिखाई देता है। यह हंसावली नामक परंपरा ग्रंथ जो लिखा है प्रेमाख्यान परंपरा का, जिसका इसे प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है, उसमें असाहित्य ने इसका वर्णन किया गया है। इस रचना में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है तथा भाव पक्ष की दृष्टि से यह प्रेमाख्यान परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है या अनुपम रचना मानी जाती है। इसके पश्चात इस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की जो दूसरी रचना है वह है चंदायन, जिसके लेखक हैं या जिसके रचनाकार हैं दाऊद। इस रचना में लोरिक नायक और चंदा नायिका की कथा का वर्णन किया गया है। योगी वेश में नायिका घर से निकलना तथा रास्ते में आने वाली बाधाओं का वर्णन करना तथा उन बाधाओं के साथ भारतीय कथा रूढ़ियों का प्रयोग भी इसमें सफल रूप से कवि ने किया है। इस काव्य की भाषा अवधी है, जैसा कि सभी कवियों ने अवधी भाषा या लौकिक अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है तथा इसकी रचना शैली सरस तथा भावों के अनुकूल है। उसके पश्चात तीसरी जो रचना है वह है लखन सेन पद्मावत, जिसे कवि दामोदर ने लिखा है या दामोदर द्वारा रचित यह रचना। इस रचना में राजा लक्ष्मण सेन के कार्यों का वर्णन किया गया है तथा रोमानी शैली में जो वर्णन है वह अपने आप में अनुपम है तथा इस कथा को या इस काव्य को महत्वपूर्ण बनाता है। कथा के आरंभ में गणेश वंदना, आत्म परिचय और रचना का उद्देश्य आदि प्रकट किया गया है। इसकी भाषा अवधी मिश्रित राजस्थानी तथा इसमें दोहा, चौपाई, छोटा, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है तथा नायिका भेद आदि का वर्णन इसमें किया गया है। उसके पश्चात इसके पश्चात जो रचना आती है वह है सत्यवती कथा, जिसे सगुण उपासक भक्त ईश्वर दास ने रचा है। इस काव्य में प्रेम सौंदर्य, विरह वर्णन, अवधी भाषा तथा दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इस काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष का भी मणिकांचन योग किया गया है या इसमें भाव और कला पक्ष दोनों की ही प्रधानता है, जिससे काव्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा सतीत्व को निरूपित करने के कारण भी यह काव्य
इस प्रेमाख्यान परंपरा में एक महत्वपूर्ण काव्य के रूप में माना जाता है। उसके पश्चात मृगावती नामक रचना है जिसके रचनाकार हैं कुतुबन। कुतुबन द्वारा रचित इस काव्य में योगी वेश में नायिका का घर से निकलना तथा उसके पश्चात नायिका अपने कार्यों के द्वारा या राज्य में या अपने कार्य की खोज में निकल जाना, इसी बीच में उसके द्वारा मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है या बाधा जो उनके समक्ष उपस्थित होती हैं नायक के, उन बाधाओं से वह किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करके बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करके किस प्रकार से सफल होता है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसका वर्णन भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से किया गया है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें रहस्य से भरे हुए कई श्लोकों को दिखाया गया है तथा बीच बीच में इसमें साधकों के लिए बड़ा उपदेश भी दिया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति में या ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रेम का मार्ग है, उस प्रेम के मार्ग में भी शैतान तत्व किस प्रकार से अवरोधक बनकर उपस्थित सामने खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी किस प्रकार से उस शैतान से बाधा प्राप्त कर अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसका वर्णन कुतुबन ने अपनी इस रचना में या कुतुबन ने अपनी मृगावती नामक रचना में दिखाया है। इस प्रकार इसमें नायक का वर्णन जो किया गया है, नायक की मृत्यु, उसके पश्चात नायिका का सती होना आदि सभी का सरस शैली में वर्णन तो है ही, उसके अलावा अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद व मसनवी शैली का सफल प्रयोग हमें इस काव्य में दिखाई देता है। उसके पश्चात मंझनकृत मधुमालती, वह भी इसी परंपरा का ग्रंथ माना जाता है या वह भी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी पूर्व जन्म के संस्कारों का वर्णन है। यह काव्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुपत्नीवाद के स्थान पर एक पत्नीवाद को समर्थन दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का वर्णन सरस शैली में किया गया है। इस ग्रंथ या इस रचना का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान या अपने आप में वह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें विरह कथा के साथ साथ आध्यात्मिक तत्वों का भी निरूपण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। अवधि भाषा के साथ रूपक, उत्प्रेक्षा आदि की छटा दर्शनीय है एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग भी कवि के द्वारा सराहनीय रूप में किया गया है। उसके पश्चात सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की जो महत्वपूर्ण रचना है या प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में जो सर्वोपरि रचना है या जो प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना पद्मावत आती है। पद्मावत में राजा रतन सेन तथा पद्मावती का वर्णन किया गया है। यह रचना अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि प्रबंध काव्यों की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है या प्रकृति वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या इसके अलावा विरह वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आदि सभी दृष्टियों से यह एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसका हम अलग से अध्ययन करेंगे क्योंकि पद्मावत हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार इन सभी रचनाओं का जो हमने अध्ययन किया है या ये रचनाकार जिन्होंने इन काव्यों को रचा है, उन सभी की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखें तो सामान्य जो विशेषताएं निकल कर आती हैं, उन विशेषताओं में प्रमुख हैं भारतीय चरित काव्यों का सर्गबद्ध शैली में वर्णन करना अथवा अर्ध ऐतिहासिक और कल्पना दोनों का मिश्रण करके अपने काव्य की रचना करना। इसके अतिरिक्त लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, यह भी इस काव्य धारा के कवियों की या सभी जो काव्य रचनाएं हैं या जो उनकी रचनाएं हैं उनमें हमें दिखाई देता है क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन ही इन कवियों का अंतिम लक्ष्य रहा है। इसके अतिरिक्त इन कवियों ने हिंदू लोक संस्कृति तथा लोक व्यवहार का चित्रण एवं लोक पक्ष का चित्रण भी काव्य की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। शैतान को माया का प्रतिनिधि मानना, सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास करना तथा प्रमुख रूप से श्रृंगार रस को महत्व देना आदि भी सभी रचनाओं में प्रमुखता से देखा जा सकता है। रहस्यवाद की अभिव्यंजना, काव्य रूपों के माध्यम से प्रबंध काव्यों की रचना करना तथा
प्रेमाख्यान काव्यों की एक प्रमुख विशेषता यही रही है कि इन्होंने वर्णन पद्धति को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया है। इसके अंतर्गत भाषा शैली में इन्होंने अवधि तथा तद्भव शब्द, अरबी फारसी के शब्द आदि से युक्त भाषा का या लोक भाषा का प्रयोग किया है तथा प्रतीकों का प्रयोग किया है। आदि सभी विशेषताएं सभी कवियों में हमें प्रमुखता से या थोड़े कम रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार जो फारसी भाषा के प्रभाव से, प्रेम पद्धति के प्रभाव से यह जो काव्य परंपरा चल पड़ी, वह दक्षिणी भारत के हिंदी प्रेमाख्यानकाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव प्रवृत्ति लेखकों पर भी है, जिसके द्वारा उसी प्रकार की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी जा रही हैं।